हेलो फ्रेंड्स। अब जब आप बैंकिंग के बारे में एक कोर्स शुरू करने वाले हैं तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या होते हैं, एक बैंक कैसे ऑपरेट करती है, बैंक के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बैंक का रोल क्या होता है। तो इस कोर्स में जो कि दो भागों में बटा हुआ है, हम आपको बतलाएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में और बैंक के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझने की है वो ये है कि बैंकिंग एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। तो जैसे किसी भी बिजनेस का एक जो गोल होता है, मुख्य जो उसका मुद्दा होता है, मुख्य गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। उसी तरीके से बैंकिंग का भी जो बैंक्स होते हैं उनका एक मुख्य गोल होता है प्रॉफिट बनाना। ये बात मैं इसलिए खासकर इम्फसाइज करके आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बैंकिंग जो है वो एक सेवा का व्यवसाय है और जो फ्री में सेवा करना है, जनता की सेवा के लिए बैंक्स खोले गए हैं। क्योंकि बैंकों का पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, और इसलिए बहुत सारे लोग इस धारणा से जुड़े हुए हैं, इस धारणा को मानते हैं कि बैंक्स को सेवा ही करनी है, वो चाहे कस्टमर से पैसे बनाए या ना बनाए। लेकिन जो एक्ट में जो अर्थ है कि बैंक्स का अर्थ ये है कि उनको पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट बनाना है, कस्टमर्स को लाना है, उसको प्रोडक्ट देना है, उसको सर्विसेज देनी है। और जैसे कोई भी और दूसरा व्यवसाय होता है, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे करके और चार्ज करके अपना प्रॉफिट बनाता है, कम से कम कॉस्ट लगा करके। वैसा ही बैंक्स का भी उद्देश्य होता है। साथ साथ चूंकि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा इस पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कानून होती हैं गवर्नमेंट की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्योरली ये लोग कमर्शियल होते हैं और केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य होता है। इनका एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है, जैसे ज्यादातर लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लाना, या जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं, अर्थात उन सेक्टरों को जैसे कृषि है या ग्रामीण है, उन क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग उतना प्रचलित नहीं है, वहां पे जाके पहुंचना और लोगों को उनकी सुविधाएं देना, ये सब भी उसका गोल होता है। तो दोनों तरीके की चीजें हैं इसमें। लेकिन ये समझना कि बैंक का काम केवल समाज सेवा करना है और प्रॉफिट या लाभ नहीं कमाना है, वो गलत होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इस चीज से अवगत कराना चाहता हूँ। फिर आपको ये पता होना जरूरी है कि बैंक्स पैसे कैसे बनाती हैं। तो एक जो साधारण व्यवसाय होता है उसमें से आप कोई चीज खरीदते हैं या बनाते हैं कम लागत पे, और उसको आप एक ज्यादा लागत पे बेचते हैं, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो आपका मुनाफा होता है। तो बैंकिंग सेक्टर भी इसी तरीके से चलता है। तो बैंक के लिए जो प्रोडक्ट है, जो उसको बोलते हैं इनपुट प्रोडक्ट होगा या रॉ मटेरियल जो बोलते हैं, वो पैसा है, मनी है। तो बैंक पैसे कहाँ से लाती है? तो कस्टमर्स जो अकाउंट खोलते हैं बैंक में, ग्राहक लोग जो खाते खोलते हैं, बचत खाता या चालू खाता या फिक्स डिपॉजिट, तो इस तरीके के जो खाते खुलते हैं उसमें वो पैसा जमा कराते हैं। तो बैंक के लिए वो रॉ मटेरियल पैसा है जो ग्राहक लोग जमा कराते हैं। और ग्राहक क्यों जमा कराते हैं? तो उनको सुविधाएं मिलती हैं, सेफ्टी मिलता है, ट्रांजैक्शन की सुविधाएं मिलती हैं, और साथ साथ बैंक उस पर ब्याज भी देती है। तो चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट में तो बैंक ब्याज नहीं देती है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इन सबों पर बैंक ग्राहकों को ब्याज देती है। तो वो ग्राहकों को इसलिए फायदा होता है। तो जो ब्याज देना हो गया बैंक के लिए, वो खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गया। और वही उसी तरीके से दूसरी जगहों पे कई ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको पैसे की आवश्यकता होती है। उनको लोन लेना होता है क्योंकि उनको कोई सामान खरीदना होता है, कार लोन लेना होता है, या होम लोन लेना होता है, या अपना व्यवसाय करने के लिए उनको बिजनेस लोन लेना होता है, या कोई फैक्ट्री डालनी हो, कोई स्कूल डालना हो, तो प्रोजेक्ट डालना हो, उसके लिए पैसे लेने होते हैं। तो बैंक्स उनको ज्यादा ब्याज पे लोन देती है। अर्थात उन्होंने एक तरफ वैसे ग्राहक हैं जो पैसा जमा कराना चाहते हैं, उनको कम ब्याज पे बैंक ने उनसे पैसे लिए, और ज्यादा ब्याज पे वैसे लोगों को दिए जिनको लोन की आवश्यकता होती है। और इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की कमाई होती है, वही बैंक का उससे बैंक की इनकम होती है। तो इस इनकम को हम लोग इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। अर्थात जो ब्याज से जो इनकम आती है वो इंटरेस्ट इनकम है। तो बैंक के दो मुख्य इनकम हो गए, एक तो इंटरेस्ट इनकम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो कि मुख्य इनकम होता है। आज की तारीख में देखेंगे तो 70 से 80% इनकम जो बैंक्स का होता है वो इंटरेस्ट इनकम ही आता है। और दूसरा जो इसे हम फी इनकम बोलते हैं, अर्थात कि बैंक और भी कई तरीके की सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करती हैं, एक लोन देने के अलावा भी। जैसे कि लॉकर की सुविधा देती है,
या डीडी या पीओ बनाने की सुविधा देती है, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। आप लोग ने भी देखा होगा, एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं तो कई बार वो डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। जो टेंडर भरते हैं उसमें डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर मांगते हैं, तो उसकी सुविधा बैंक बनाती है, देती है। ग्राहकों को निवेश करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स में या आरबीआई बॉन्ड्स वगैरह में, तो उसके लिए बैंक सुविधाएं प्रदान करती है। फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट देती है ग्राहकों को अपने जीवन को या फिर अपने सामानों को सुरक्षित रखने के लिए जो इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, तो उसकी सुविधा भी बैंक देती हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अर्थात आयात निर्यात करते हैं, या जो लोग विदेश भ्रमण करते हैं, उनको जो विदेशी मुद्रा चाहिए होती है खरीदने या बेचने की सुविधा भी बैंक प्रदान करती है। और जो व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बैंक गारंटी होता है या लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ये सब जो कि व्यवसाय में काम आता है, तो बैंक वैसी चीजें प्रदान करती हैं। और कैश मैनेजमेंट सर्विस एक होता है, जिसमें कि जो वैसे खासकर वैसे बिजनेसेस को जिनके ब्रांचेस या कस्टमर्स पूरे देश भर में फैले हुए हों, तो उनके लिए ऐसी सुविधाएं बैंक प्रदान करती है। खास करके ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, वो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी सुविधाओं को प्रदान करने के एवज में बैंक एक फीस चार्ज करती है ग्राहकों को, और वो एक बैंक की फी इनकम मानी जाती है। तो फी इनकम में बैंक लोन नहीं देती, पर बाकी जो प्रोडक्ट्स, बाकी जो सुविधाएं देती हैं, और उसके लिए सामने से वो फी लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक के लिए। तो ये दो मुख्य हैं, इंटरेस्ट इनकम और फी इनकम। आमतौर पे बैंक्स चाहती हैं कि धीरे धीरे वो फी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ाए, लेकिन जो हिस्सा है फी इनकम का भी, जैसे मैंने बताया कि 70 से 80% इंटरेस्ट इनकम आता है और 20 से 30% फी इनकम आता है। क्योंकि इंटरेस्ट इनकम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन फी इनकम के लिए उतना कैपिटल नहीं चाहिए होता है, इसलिए बैंक्स चाहती हैं कि फी इनकम का जो शेयर है उनके रेशियो में बढ़ता रहे। अब आप देखें कि बैंक में काम क्या होता है। तो आप बैंक गए होंगे और देखे होंगे क्या क्या तरीके का काम होता है, तो मैं आपको अभी इसमें समझाता हूँ बैंक में काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम है, बैंक को तो ग्राहक चाहिए जो सबसे पहले पैसा रखेगा। तो उसके लिए वो अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, बचत खाता या चालू खाता या करंट अकाउंट खोलते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको कासा बोलते हैं, CA फॉर करंट अकाउंट एंड SA फॉर सेविंग्स अकाउंट। तो कासा अकाउंट जो होता है बैंक का बहुत बड़ा एक मुख्य काम होता है कि कस्टमर्स को लाना जो बैंक्स में कासा अकाउंट खोल सकें बैंक में, और वो पैसा रखें वहां पे। और फिर फिक्स डिपॉजिट वाले कस्टमर ढूंढना। तो जो अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर ढूंढना एक बहुत मुख्य काम होता है हर एक बैंक में, और इसमें सबसे ज्यादा इंप्लॉय लोग लगते हैं। तो ये जो अकाउंट खोलते हैं उसके बाद उनसे पैसे रखवाना होता है बैंक में। और फिर जब पैसे आ गए तो फिर वो लोन पे देने के लिए भी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास पैसे रख रहा है तब तो आपको ब्याज देना है, अर्थात आपको खर्च करना है। पैसा तो आप तब कमाएंगे जब वो आप किसी को लोन देंगे, तो वो आपको ब्याज देगा, तो वो आपकी आय होगी, इनकम होगी। तो बैंक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे कस्टमर्स को ढूंढे जिनको लोन लेने की आवश्यकता हो, ऋण लेने की आवश्यकता हो। तो उसके लिए भी काफी बड़ा डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर ढूंढना अर्थात सेल्स करना, फिर उनके लोन की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा करना, उनको लोन देना, फिर बाद में उनसे EMI कलेक्ट करना। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट ये भी होता है। फिर होता है ऐसे कस्टमर को ढूंढना जो फी इनकम देंगे बैंक को। तो जैसा हमने देखा है पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि क्या क्या फी इनकम के हिस्से होते हैं, तो वैसे कस्टमर भी ढूंढना जो कि या तो कासा कस्टमर होंगे या लोन कस्टमर होंगे, जिनको फी इनकम, जिनके थ्रू बैंक फी इनकम कमा सकती है। और जब कस्टमर हो गए तो उनकी जो व्यवहार की जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका, बैंक के साथ पैसा जमा करना, निकालना, लोन लेना, रीपे करना, सर्टिफिकेट मांगना, तो तरह तरह की जो सुविधाएं, तरह तरह की जो चीजें होती हैं उनको व्यवहार करने में अपने अकाउंट को चलाने के लिए, तो वो सारी सुविधाएं बैंक को प्रदान करनी होती हैं, ताकि उनका बैंक के साथ रिलेशन बना रहे। और फिर उनकी कोई क्वेरी हो, उनका कोई कंप्लेंट हो, उनको कोई जानकारी चाहिए, उनकी कोई शिकायत हो, तो उनको सुनना और उनका समाधान करना। तो ये मुख्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो बैंक के इतने काम होते हैं, और भी छोटे 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 कई काम होते हैं, पर मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो बैंक्स में ये सारी चीजें की जाती हैं। और इन सारी चीजों को करने के लिए बैंक में किस तरीके का रोल, खास करके आप ब्रांच में भी देखेंगे और बैंक में भी ओवरऑल, तो किस तरीके के रोल होते हैं। तो बैंक में तो आप जैसे देखते हैं कि हेड ऑफिस होएगा, जो मुख्य कार्यालय है उसका, और ब्रांचेस होते हैं, उनकी शाखाएं होती हैं जो पूरे देश भर में फैली होती हैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं और उनके साथ वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं। और वो सारे लोग जो आपने देखा, कस्टमर लाना और कस्टमर्स को मार्केटिंग करना, उनको प्रोडक्ट देना, ये सारा काम ब्रांच के थ्रू होता है। और हेड ऑफिस में सारा चीज जो उसका कंट्रोल होता है और बाकी चीजें जो डिजाइन की जाती हैं, सिस्टम्स लगाए जाते हैं, वो सब हेड ऑफिस से होता है।
तो बैंक में क्या क्या मुख्य काम हो गए? तो सबसे बड़ा काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट का, जिसको सेल्स भी बोलते हैं। तो कासा प्रोडक्ट का सेल्स करना, लोन प्रोडक्ट का सेल करना और दूसरे प्रोडक्ट का सेल करना। क्योंकि आप सेल करेंगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, तभी बैंक की आय होगी। तो किसी भी बैंक में आज की तारीख में, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, सबसे मुख्य काम जो होता है वो सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में जाना है। इसका फायदा भी है, इसमें जो काम करते हैं लोग, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो ये एक बहुत मुख्य काम है। दूसरा काम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, जो कि बैंक के जो अच्छे कस्टमर हैं, तो बैंक चाहती है कि अच्छे कस्टमर को थोड़ा अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाए, उनको एक वन पॉइंट कॉन्टैक्ट दिया जाए, जिसको रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं, कि वो उस कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बड़ा काम होता है बैंक में, और बहुत सारे बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। वो भी काफी प्रेस्टिजियस रोल होता है ये, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी ग्रोथ यहाँ भी होती है। कई बार जो सेल्स करते हैं वही लोग बाद में जाकर के रिलेशनशिप मैनेजर भी बनते हैं। फिर तीसरा काम होता है कस्टमर सर्विस करना और ऑपरेशंस करना, जो कि ब्रांच में भी होता है और बैक ऑफिस में भी होता है। तो ब्रांच में जैसे कि कस्टमर को पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, डीडी बनाना हो, अकाउंट खोलना हो, अकाउंट बंद करना हो, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ब्रांच में होती हैं। तो वो वहां से कस्टमर को सुविधाएं दी जाती हैं, उनको सर्विस या उनको कोई ये सब ब्रांच से होता है। और रिमोट बेस्ड जो पीछे जो सेंट्रल ऑफिस होता है, वहां पे कई सारी चीजें सर्विस के पीछे भी होती हैं। तो जैसे कि सिस्टम में कोई भी एंट्री करनी हो, या एक्चुअल सिस्टम में जाके अकाउंट खोलना हो, या लोन पास करना हो, या क्रेडिट अप्रेजल करना हो, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बैक ऑफिस से होती हैं। तो वो कस्टमर सर्विस या ऑपरेशन ब्रांच बेस्ड भी होता है, रिमोट भी होता है। आप अगर जैसे फोन बैंकिंग के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो वो बैक ऑफिस में हो रहा है वो। और इसके साथ साथ दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का फंक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, तो ये सारे भी एक सेंट्रल फंक्शंस होते हैं जो बैंक में होते हैं। तो ये किसी भी बैंक में अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः ये सारे रोल्स होते हैं, और इन्हीं रोल्स के लिए बैंक को एम्प्लॉयज लगते हैं, जो कि बैंक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इन लोगों को बैंक हायर करती है, जो कि ये सारे काम पूरे करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अभी इन सब चीजों को सुनकर के आपको समझ में आया होगा कि एक बैंक होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। मैं ये आशा करूंगा कि आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाएं, विजिट करें और देखें कि ब्रांच में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ताकि उनको आपको इससे और ज्यादा पता चलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, बैंक्स का क्या काम होता है, कैसे बैंक्स पैसे बनाती हैं, कैसे उनकी फी इनकम होती है या इंटरेस्ट इनकम होती है, बैंक के अंदर में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बैंक की इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, अभी इंटरनली, बाहरी दुनिया, एक्सटर्नली कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन से रेगुलेटर्स हैं, कहाँ से कंपटीशन होता है। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा हम जानकारी आज के चैप्टर में लेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो एक सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई जो होता है वो आप एक तरीके से समझिए कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। आरबीआई सारे कानून बनाता है बैंकिंग के, सारे रूल्स बनाता है, सारे रेगुलेशंस बनाता है, सारे बैंक को निर्देश देता है। तो सबसे पहले बैंक चालू करना हो अगर आपको, तो आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, और आरबीआई आपको आपको एप्लीकेशन करेंगे आप वहाँ पे, और आरबीआई आपको जांच करके, तहकीकात करके फिर आपको लाइसेंस देती है। तो सबसे पहला काम, बैंक चालू करने के लिए भी आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता है, और उसके बाद आरबीआई के जो निर्देश हैं उनको आपको पालन करना है। जो गाइडलाइन बोलते हैं, आरबीआई के रूल्स बोलते हैं, तो हर एक बैंक को आरबीआई के गाइडलाइन और रूल्स को फॉलो करना है, पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी दुकान खोल लिए और जैसी मर्जी वैसे चलाएं, वैसा नहीं होता है। जो आरबीआई ने बोला है, जो रूल्स गाइडलाइंस दिए हैं, उनके अंदर में रह करके ही आपको काम करना है। उससे अलग होकर के अगर आप काम करेंगे, तो आरबीआई आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। आरबीआई आपकी ऑडिट कर सकती है, आरबीआई आपको फाइन कर सकती है, आरबीआई आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि बैंक्स जो होती हैं वो एक दायरे में काम करती हैं, जो दायरा आरबीआई के द्वारा निर्धारित होता है, और उसी दायरे के अंदर रह करके ही उनको काम करना है। और आरबीआई न केवल वो दायरा निर्धारित करता है, बल्कि वक्त वक्त पे आकर के आरबीआई वो चेक भी करता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और अगर उसने पाया कि अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आरबीआई आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की भी क्षमता रखती है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से बटी हुई है। तो सबसे पहले आप एक जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, वो आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ये सारे। और ये बैंक जो हैं अ, कई सालों से चले आ रहे हैं। कई बैंक तो 100 से ज्यादा पुराने सालों से चले आ रहे हैं। और गांव गांव तक इनकी पहुंच हो गई है। तो काफी ग्राहकों को ये बहुत सालों से सेवा कर रही हैं बैंक। और इनकी काफी इकोनॉमी में काफी जरूरत है, और काफी इन्होंने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए काफी कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फिर आप दूसरे तरीके के बैंक देखेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। तो ऐसे बैंक्स जो हैं, जो कि जो नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो 1995 से चालू हुए, और उसके पहले भी कुछ पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी रहे हैं। तो ये बैंक्स भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स, काफी अच्छे टेक्नोलॉजी, काफी अच्छी सर्विसेज लेके आई हैं। उनकी ब्रांचेस भी आप देखेंगे काफी अच्छी ढंग की ब्रांचेस मिलेंगी। उनका कस्टमर के ग्राहकों को सेवा देने के लिए उनका जो व्यवहार है वो काफी अच्छा होता है। तो नई नई चीजें लेकर के आते हैं ये, और ये काफी अच्छा कर रही है भी। और अब धीरे धीरे ये भी आप बड़े शहरों से अब छोटे छोटे जगहों पे भी पहुंचने लगे हैं। फिर तीसरा एक बैंक होता है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों से ही चालू हुआ है। बैंक जैसे इक्विटास है, जना है, उत्कर्ष है, बंधन है, इस तरीके के बैंक। जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये हुआ कि जो बैंक्स जो हैं ये नाम से ही जैसे है कि छोटे फाइनेंस करेंगे, अर्थात बड़ी बड़ी लोन बड़े बड़ी कंपनीज को लोन नहीं देती, या तो छोटे उद्योगपति व्यापारियों को, या छोटे किसानों को, या जो इंडिविजुअल्स आम नागरिक हैं उनको ये लोन। तो उस तरीके का ये काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करती हैं। तो ये भी धीरे धीरे संख्या में बढ़ रही हैं। फिर आपके पास विदेशी बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सब हैं। इनकी शाखाएं बहुत ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित हैं ये बैंक्स। और इनके इनके फायदे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी लेके देश में आती हैं, जिनसे लोगों को समझ में आता है। और खास करके जो लोग आयात निर्यात करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ व्यवहार करते हैं, तो इन बैंक्स में उनको काम करने में ज्यादा सुविधा हो सकती है। और ये जो आमतौर पे ये बहुत हाई एंड बैंकिंग करते हैं, तो या तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ करते हैं, या जो इंडिविजुअल से करेंगे तो काफी हाई बैलेंस वाले लोगों से ही ये ज्यादा डीलिंग करती हैं। और फिर एक कोऑपरेटिव बैंक है, जो आप देखते होंगे कई जगह, जैसे सारस्वत बैंक है, एसवीसी है, इस तरीके के बैंक्स हैं। तो ये एक जो कोऑपरेटिव का जो नेचर होता है कि कई सारे लोग मिल करके और वो एक सोसाइटी बनाते हैं और वो एक बैंक चलाती हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। मुख्य तौर पे ये एक ही क्षेत्र में होता है, या ज्यादा से ज्यादा एक ही राज्य में होगा। कुछ ही ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो कई राज्यों में फैले हुए हैं, नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक मुख्य तौर पे एक ही जगह पे केंद्रित रहता है। उनकी कम शाखाएं होती हैं, लेकिन वो चूंकि ग्राहकों को जानते हैं पर्सनली, तो काफी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, और कई बार वो अच्छे ब्याज वगैरह भी अपने ग्राहकों को देते हैं। तो ये मोटा मोटी देखें तो इस तरीके के बैंक्स पूरे आपको इंडस्ट्री में पाए जाएंगे। और ऐसे बैंकों की संख्या देखें तो नेशनलाइज बैंक की संख्या करीब 25 के करीब है। और अगर चारों मिला लें, नेशनलाइज, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस और फॉरेन बैंक, तो 80 से ज्यादा बैंक हैं हिंदुस्तान के अंदर, 80-90 बैंक हैं। और कोऑपरेटिव बैंक तो और भी ज्यादा है। तो और ये तो इतने बैंक्स हैं, और इनकी शाखाएं देश में करीब 1 लाख से ज्यादा बैंक्स की शाखाएं हैं, जो कि अब तो धीरे धीरे बहुत सारे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, तालुका लेवल पे बैंक्स हैं। कई जगह तो गांव में भी बैंक की ब्रांचेस खुल गई हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है। अब आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर जो होता है, ग्राहक होता है, उसके बैंक के अंदर जब अकाउंट खुलता है तो क्या होता है, उसकी जर्नी कैसी होती है, उसकी यात्रा कैसी होती है। तो हर एक बैंक, चूंकि बैंक के लिए जैसे हमने देखा है कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो उसका पैसा है। तो ग्राहक जो पैसा रखता है उसी पैसे के बल पे बैंक आगे व्यवसाय करती है। तो हर एक बैंक ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलने की कोशिश करती है, अच्छे से अच्छे ग्राहकों का अकाउंट खोलने की कोशिश करती है। जो कासा कस्टमर हम बोलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कस्टमर, हर एक बैंक का पहला मुख्य प्रयास होता है कि जितने से ज्यादा कस्टमर्स के कासा अकाउंट खोल सके उतना वो करें। तो जो कासा सेल्स का, कासा बिजनेस का जो डिपार्टमेंट है बैंक में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। बहुत ही
पावरफुल डिपार्टमेंट होता है और इसमें जो लोग अच्छा करते हैं उसकी बैंक में काफी तरक्की भी होती है, काफी इंसेंटिव भी मिलता है, काफी पैसे भी मिलते हैं उनको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बैंक के लिए। फिर उसके बाद वहां से जब बैंक में कस्टमर का अकाउंट खुला, तो अकाउंट खोलना तो एक प्रक्रिया है, और एक जो अच्छा कस्टमर होता है उसके 3-4 बैंकों में अकाउंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बैंक में अकाउंट रखेगा। तो ये बात आपके लिए समझनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब सेल्स के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कस्टमर बोलता है कि मेरा ऑलरेडी किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है, तो आप निराश ना हो, आप फिर भी उस कस्टमर को सेल कर सकते हैं, आप उस कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपकी बैंक में भी अकाउंट खोले। ऐसा नहीं है कि कस्टमर एक ही अकाउंट में, एक ही बैंक में अकाउंट रखने के लिए बाधित है, वो कई बैंक्स में रखते भी हैं और एक और बैंक में खोल सकते हैं, अगर आपने उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे से समझाए और उनको इन्फ्लुएंस किया, तो आपके साथ भी वो रिश्ता बना सकते हैं। अब अकाउंट खोलना तो पहला स्टेप है, लेकिन अकाउंट खोलने से तो कुछ बैंक का फायदा नहीं है जब तक कि उस अकाउंट में पैसे ना आ जाए। तो बैंक्स क्या करती हैं, अकाउंट खोलने के बाद चाहती हैं कि उस कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप व्यवहार करें, उसको अच्छी सर्विस दें और उनको ज्यादा से ज्यादा उस कस्टमर का बैलेंस अपने अकाउंट में लाएं, और साथ ही साथ उनको और भी प्रोडक्ट दें। तो जैसे क्रॉस सेलिंग बोलते हैं इसको बैंक की भाषा में, तो उनको लोन दें, क्रेडिट कार्ड दें, उनका इन्वेस्टमेंट कराएं, म्यूचुअल फंड दें, इंश्योरेंस करें, तो ये फी इनकम भी करें और इंटरेस्ट इनकम भी करें। तो हर एक कस्टमर के साथ बैंक का ये उद्देश्य होता है कि उसके साथ इंटरेस्ट इनकम करें, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बैलेंस रखे, और फी इनकम करें उनको और तरह तरीके के प्रोडक्ट्स दे करके, तो तभी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। तो लोन देना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बैंक की कमाई जो इनकम तो लोन देने से होती है। आपने जब अकाउंट खोला और उसमें कस्टमर ने पैसे रखे, तो आप तो ब्याज दे रहे हैं कस्टमर को, वो तो आपका खर्च हो रहा है। जो आपकी आमदनी है, आय है, वो तो जब कस्टमर आपसे लोन लेगा और आपको जब वो ब्याज भरेगा तो आपकी आय होगी। तो इसलिए लोन देने का भी डिपार्टमेंट बैंक में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। इसमें कई तरीके के लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। तो बैंक्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो इन सारी चीजों को चलाते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो कस्टमर ढूंढते हैं और उनको लोन देने की कोशिश करते हैं, और अगर अच्छे कस्टमर ने लोन लिया तो फिर वो ब्याज भरता है और उससे बैंक की कमाई होती है। तो दोस्तों, केवल अकाउंट खोलना ही एक मुख्य मुद्दा नहीं है, हमें ऐसा अकाउंट खोलना है जो कि अच्छे कस्टमर का हो, जो कि बैलेंस भी अच्छा रखे, और साथ ही साथ वो कस्टमर ऐसे इस तरीके का हो कि जो भविष्य में जाकर के हमसे बाकी प्रोडक्ट भी ले। तो बैलेंस भी रखे, लोन भी ले, क्रेडिट कार्ड भी ले, इन्वेस्टमेंट भी करे। तो अगर हम ऐसे कस्टमर की कमी नहीं है, अगर हमने अच्छे कस्टमर ढूंढे और उनको अगर हमने अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा और अच्छी सर्विस दी, तो कस्टमर ये सारा काम हमसे करेगा। एक स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि एक कस्टमर किसी भी परिवार में 12 से 16 फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। तो बैंक्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ये 12 से 16 जितने भी प्रोडक्ट हो वो हमारे बैंक से ही ले, तभी बैंक का ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो दोस्तों, ये 2 भागों में हमने देखा बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप अलग अलग बैंकों की वेबसाइट्स पे जाएं और वहां जाकर के देखें कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं, ताकि थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा कि बैंक्स क्या क्या करती हैं। आप उनका उनका जो एक एनुअल रिपोर्ट होता है वो पढ़ें, या एक प्रेजेंटेशन उनकी वेबसाइट पे इन्वेस्टर रिलेशन में जाएंगे तो आपको प्रेजेंटेशन भी दिखेगा, उससे भी आपको बैंक के फंक्शनिंग के बारे में आइडिया लगेगा। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।